गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। हमने लेंथेनॉइड जो हमारा इससे पहले जो टॉपिक था बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्टिनॉइड चैप्टर से। हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सो एक्टिनॉइड को स्टार्ट करने से पहले हमें जो एक्टिनॉइड सीरीज में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो हम बात करेंगे एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में सेम जैसे लेंथेनॉइड में हमारे पास 14 एलिमेंट्स थे, सेम इसमें भी हमारे पास क्या जो एलिमेंट रहते हैं वो क्या रहते हैं एटॉमिक नंबर 89 to 103। जो एलिमेंट रहेंगे वो 89 to 103 हमारे पास एलिमेंट रहेंगे। और अगर मैं एलिमेंट के नाम की बात करूँ, फर्स्ट वन इज एक्टिनियम 89, एटॉमिक नंबर इज 89। आफ्टर दैट थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरसियम, क्यूरियम, ब्रिकेलियम, कैलिफोर्नियम, CF। आफ्टर दैट आइंस्टीनियम ES, देन फर्मियम FM, मेंडेलियम MD एंड नोबिलियम and last one is lawrencium LR। लास्ट वन इज लवरेंशियम की हम बात करेंगे। सो ये हमारे पास एलिमेंट है 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103 इज लवरेंशियम। सो ये हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है एक्टिनियम टू लवरेंशियम 89 to 103। ये हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल 15 एलिमेंट है हमारे पास और इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। सबसे पहले क्या है कि 1923 में नील्स बोर ने एक्टिनॉइड जो सीरीज थी हमें वो दी थी कि जैसे हमारे पास ये होता है NeIL। नील बोर ने हमें सबसे पहले जो एक्टिनॉइड सीरीज है उसको पोस्टुलेट किया था, उसको हमें वो दी थी। सेम एनालोगस में जैसे हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज है, सेम उसने जैसे लेंथेनॉइड सीरीज होती है हमारे पास वैसे उसने एक्टिनॉइड सीरीज दी 1923 में। उसके बाद फिर इसको आगे फर्दर जो इसमें एक्सप्लोर किया जो हमारे पास एक्टिनॉइड एलिमेंट्स थे वो किया था सीबर्ग ने इनको फर्दर एक्सप्लोर किया जो हमारे पास एक्टिनॉइड एलिमेंट थे। एक अमेरिकन केमिस्ट थे सीबोर्ग ने क्या किया, इनको फर्दर एक्सप्लोर किया। उसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इसमें सीबोर्ग का 1923 में उसने पोस्टुलेट दिया जो एक्टिनॉइड सीरीज उसको पोस्टुलेट किया कि जैसे हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज होती है सेम हमारे पास एक एक्टिनॉइड सीरीज होती है। इसको फर्दर आगे जो मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें दिया एक्टिनॉइड सीरीज में वो दिया सीबोर्ग ने, एक अमेरिकन केमिस्ट थे। इसमें एक हमारे पास 15 एलिमेंट होते हैं 89 to 103 तक। टोटल कितने एलिमेंट है 15 एलिमेंट। टोटल हमारे पास कितने इसमें 15 एलिमेंट हैं। सेम जैसे हमारे पास ये सभी क्या है एब्लोक एलिमेंट है, सभी क्या है एब्लोक एलिमेंट है। लेंथेनॉइड और जो एक्टिनॉइड हमारे पास सीरीज है वो क्या एब्लोक एलिमेंट है। और इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो 5s ऑर्बिटल में जाता है और लेंथेनॉइड में जो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो था 4s ऑर्बिटल में। इसमें क्या है कि जो 5s ऑर्बिटल है 5s ऑर्बिटल are being filled up in actinoid series। जो एक्टिनॉइड सीरीज की हम बात करें उसमें हमारे पास क्या है कि जो 5s ऑर्बिटल है वो हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 5s ऑर्बिटल में होता है। अब इनको हम एक्टिनॉइड क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड जैसे हम लेंथेनॉइड को लेंथेनॉइड इसलिए किसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट हमारे पास
लेंथेनॉइड में जो हमारे पास पहला एलिमेंट था क्या था, स्कैडियम, यट्रबियम, लेंथेनम। लेंथेनम के बेसिस हम उनको लैक्टिनोइड सीरीज बोलते थे। और जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, एक्टिनियम। इसी के बेस पे हम इनको बोलते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्टिनियम, उसी के बेसिस पे हम इनको एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं। उसी के बेसिस पे हम इनको एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं। और जितने भी एलिमेंट है सभी ऑलमोस्ट टॉक्सिक है, सभी कितने, ऑल टॉक्सिक टू ह्यूमन, सभी टॉक्सिक है ह्यूमन में अगर मैं बात करूं। और कुछ एलिमेंट को छोड़ के जैसे एक्टिनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम, ओनली ये जो 4 एलिमेंट है, स्टार्टिंग के जो 4 एलिमेंट है वो ही सिर्फ नेचर में मिलते हैं। जो 4 एलिमेंट है सिर्फ वो ही नेचर में मिलते हैं। अदर जितने भी एलिमेंट है, नेपच्यूनियम टू लेवेंसियम, सभी क्या है, आर्टिफिशियली मैन मेड एलिमेंट है। इन सभी को बनाते हैं न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट से, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट से। ये सभी क्या आर्टिफिशियल, मैं लिख देता हूं इनको, आर्टिफिशियल एलिमेंट है सभी, लैब में हम इनको फॉर्म करते हैं। और जितने भी एलिमेंट है सभी क्या रेडियो एक्टिव है। जितने भी हमारे पास एक्टिनोइड सीरीज में जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं सभी क्या रेडियो एक्टिव है। सभी हमारे पास क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम, ये तो सभी नेचर में मिलते हैं। और उसके बाद जितने भी एलिमेंट है सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सभी को हम लैब में सभी मैन मेड एलिमेंट है। और सभी को न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट की, आर्टिफिशियली न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट की हेल्प से हम इनको फॉर्म करते हैं। और सभी जितने भी एलिमेंट है टॉक्सिक है, ऑल टॉक्सिक टू वुमेन। अब जितने भी हमारे पास एलिमेंट क्या हैं सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से इनकी अगर हम इनकी स्टडी करने के लिए कि जो भी हमारे पास ये एलिमेंट हैं उनकी जो स्टडी है, उनकी केमिस्ट्री को अगर हमें स्टडी करना है तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है हमें। जितने भी जो हमारे पास एलिमेंट हैं, जितने भी हमारे पास ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं सभी क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से इनकी केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे जब इनका डीके प्रोसेस होता है, ये क्या करते हैं डीके प्रोसेस में लार्ज एनर्जी मीट करते हैं। इन डीके प्रोसेस emitted particles are highly energetic। सभी हाईली एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जेटिक होने की वजह से वो क्या करते हैं, उसका जो क्रिस्टल लैटिक्स होता है उसको ब्रेक कर देते हैं। बॉन्ड का वहां पे डिसोसिएशन होता है, विच ब्रेक बॉन्ड्स and disrupt the crystal lattice। क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब जो ये दूसरे अदर एलिमेंट है हम उनको फॉर्म कैसे करते हैं, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट से। और जब हम न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट उन पे फॉर्म कराते हैं तो डीके प्रोसेस होता है। डीके प्रोसेस में क्या होता है कि जो पार्टिकल इमिट होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं। हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से वो क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और जो उसका क्रिस्टल लैटिक्स है वो ब्रेक हो जाता है। और हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। लार्जली प्रोड्यूस हीट इन द सैंपल। लार्जली प्रोड्यूस हीट इन सैंपल। और जब सैंपल में हीट प्रोड्यूस होती है तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो ईजिली बहुत ही जल्दी इवोपरेट हो जाता है या वहाँ पे वो ड्राई हो जाता है कि जो उसमें सोलवेंट होता है या कोई भी जो हम लिक्विड वाटर यूज करें वहाँ पे ईजिली इवोपरेट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ जो मेरे पास क्यूरियम है,
जो हमारे पास इसमें क्यूरियम मेटल है Cm 96, क्यूरियम 242 इसका मिलीमोलर सोल्यूशन है इन वाटर। क्यूरियम का जो 242 मिलीमोलर सोल्यूशन वाटर में इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि जो वाटर है वहां पे वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो क्या होता है वहां पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और वो उसमें क्या आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। ओके, थर्ड क्या है कि इसमें, थर्ड क्या है इसके अंदर, कि जो मैंने यहां पे कहा था, जो हमारे पास इन डीके प्रोसेस में जो पार्टिकल इमिट हो रहे हैं हाईली एनर्जेटिक होते हैं, वो क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। और जो बॉन्ड ब्रेक करने की प्रोसेस होती है उसमें वो सेल्फ होती है। एक बार मॉलिक्यूल ने पार्टिकल इमिट किए, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल इमिट किए, उसके बाद उसने बॉन्ड जो ब्रेकिंग की जो प्रोसेस स्टार्ट किया है, सेल्फ रिडक्शन। जो सेल्फ रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली वहां पे चलती रहती है। इसलिए जो ये इसमें 2 to 3 जो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ये तो मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं। इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से क्या है कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनकी जो, अगर मैं उनकी केमिस्ट्री की स्टडी की बात करूं, अगर मुझे उनकी केमिस्ट्री स्टडी करनी है तो उनको स्टडी करना इतना ईजिली नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसी सोफेस्टिकेटेड लेबोरेटरीज अवेलेबल है। जनरली इनकी जो भी रिसर्च होती है वो होती है कैलिफोर्निया में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इनको एक्सप्लोर किया जाता है जनरली। और भी अदर वर्ल्ड में और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इन पे वर्क किया है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। इसमें एक एलिमेंट भी है जैसे CF कैलिफोर्नियम। ये कैलिफोर्नियम इसलिए है क्योंकि इसको जो बनाया गया वहाँ पे कैलिफोर्नियम यूनिवर्सिटी में बनाया गया। जो CF है यहाँ पे 98 जिसका एटॉमिक नंबर है, उसको कैलिफोर्नियम हम इसलिए बोलते हैं। जनरली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इनको बनाया गया। और अब हमारे पास जो भी ये एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है और कुछ की हाफ लाइफ क्या कम है। जिन एलिमेंट की हाफ लाइफ ज़्यादा है उनका जनरली जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, किसी दूसरी रिएक्शन में हमें उनको यूज करना है, सो उनको इतना ज़्यादा वो रिएक्टिविटी कम रहती है हाफ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन जिन एलिमेंट्स की शॉर्ट लिव्ड है, इनकी जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट है बहुत, उनको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, हम उन पर रिसर्च को ज़्यादा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी जो हाफ लाइफ है वो क्या है वहाँ पे कम है। जैसे इसमें अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे पास थोरियम 232 की हाफ लाइफ है, T1/2 कितनी है 1.4 × 10⁻10 ईयर। एंड यूरेनियम 238 T1/2 की हाफ लाइफ है 4.5 × 10⁸8 ईयर्स। सॉरी 9 है यहाँ पे, नॉट 8, 9 ईयर्स। वेरी लॉन्ग एंड मोस्ट पर्पजेज दे रेडियो एक्टिव नेचर में बी इग्नोर्ड। सो इसका जो ज़्यादा इनके जो रेडियो एक्टिव पर्पज हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। बट कुछ आइसोटोप हमारे पास ऐसे हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत कम है। सो जो उनकी रेडियो एक्टिविटी है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है केमिस्ट्री में। वो उनका सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पार्ट होता है जो उसकी केमिस्ट्री में मेजर रोल प्ले करता है। जिसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, सो उसकी जो रेडियो एक्टिव नेचर होने की, जो उसका रेडियो एक्टिव नेचर है उसको हम क्या कर देते हैं वहाँ पे अवॉइड कर देते हैं, उसको हम इतना जल्दी यूज नहीं करते, हम उसको वहाँ पे इग्नोर करके चलते हैं। बट जो हमारे पास दूसरे एलिमेंट है जो शॉर्ट लिव्ड है, जिनकी हाफ लाइफ क्या है वहाँ पे कम है, उनका जो मेन रीजन क्या है कि उनकी जो केमिस्ट्री है उसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है क्योंकि उनकी हाफ लाइफ बहुत कम है। हाफ लाइफ बहुत कम होने की वजह हम उनको किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। उनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोज रेडियो एक्टिनोइड सीरीज एलिमेंट दैट हैव हाई या दैट हैव लार्ज हाफ लाइफ। ओके, सो ये तो हमने एक्टिनोइड के बारे में पढ़ा, बेसिक सा कि क्यों इनको जो इनकी स्टडी ऑफ केमिस्ट्री है एलिमेंट्स की, उनको एक्सप्लोर करना इतना मुश्किल क्यों है कि एक तो डीके प्रोसेस की वजह से हीट प्रोड्यूस करते हैं। जो डीके प्रोसेस होती है वो सेल्फ रिडक्शन होती है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग की वहाँ पे प्रोसेस होती है। सो इन 2 to 3 रीजन्स की वजह से इनको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम जैसे हमने लैंथेनॉइड सीरीज में हमने पढ़ा था
कि हमारे पास क्या होता है वहाँ पे 4f 5d 6s, यहाँ पे होता है 5d 5f 6d 7s, सेम रहता है। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, जो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 5f 0 to 14, वहाँ पे हमने जिनोन को यूज किया था और यहाँ पे हम रिंडोन को यूज करते हैं। जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है रिंडोन 5f 0 to 14, 5f के बाद 60, 60 में 0 और 1 एंड सॉरी इसमें है 0 to 2, मीन्स ये तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये 1 होगा या, और 7s में क्या होंगे 2। सो ये होती है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनोइड एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं। सो इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेंडोन 5f 0 to 14, 6d 0 to 2 और 7s2। वैसे तो जो है हमारे पास एलिमेंट हैं एक्टिनोइड सीरीज के, इनकी कोई पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। कुछ ऑथर्स ने कुछ बताई गई है, कुछ ऑथर्स ने कुछ कहा है। कुछ ऑथर ये मान के चलते हैं कि 6d में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन कुछ ऑथर ये मानते हैं कि कुछ एक्टिनोइड एलिमेंट्स तो 6d में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, कुछ में 5f में होता है, कुछ में 6d में होता है। मीन्स आप डिफरेंट बुक को अगर आप रेफ़र करोगे, सो आपको जब डिफरेंट बुक को वहाँ पे रेफ़र करोगे, सो आपको जो एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी। जो एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो वहाँ पे डिफरेंट होगी। अगर हम रेंडोन की बात करते हैं, हमारे पास इसमें होता क्या है, हमारे पास होता है स्केडियम, यटरबियम, लैंथेनम से लुटिटियम पे 71 होता है, स्कैडियम, यटरबियम, लैंथेनम से लुटिटियम, और यहाँ पे होता है हमारे पास एक्टिनियम टू लवर्सियम 89 to 103। ओके, लुटिटियम होता है 71, और जो लुटिटियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारे पास, लुटिटियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, लुटिटियम का एटॉमिक नंबर है 71, Xc 54, 4f14, 5d1, 6s2, 54, 14, 68, 69 और 2 71। ओके, ये होती है हमारे पास जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी लुटिटियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने बात की लुटिटियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैडियम, यटरबियम, लैंथेनम, और उसके बाद आता है वहाँ पर टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वनेडियम, नायोबियम, टैंटलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, यहाँ पे मैंगनीज, टेक्टिनियम, रेनियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। आफ्टर दैट निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, निकल के बाद आता है कॉपर, Cu, Ag, Au, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्करी। सो ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं। हैफनियम से जब यहाँ पे लुटिटियम में क्या है कि जो 4f सेल है वो क्या कंप्लीटली फिल्ड है, 4f सेल क्या कंप्लीटली फिल्ड है। मीन्स 4f यहाँ पे जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है, सो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा वो जाएगा 5d में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 5d में। 5d क्या रहेगा 1 to 10, 5d1, 5d2, 5d3, 5d4, 5d5, 5d6, 5d7। ओके, हाफनियम में क्या होता है 5d2,
5d3, 5d4, 5d5, 5d6, 5d7, 5d8, 5d9, 5d10। सो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रहेगा 5d10, और यहाँ पे होता है 2 to 10 रहेगा, क्योंकि लुटियम लेंथेनम में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहता है 5d1 होता है। यहाँ पे हो गया 5d10। उसके बाद क्या होता है कि 5d10 जब यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ओके, मरकरी के बाद क्या होता है कि जो फर्दर 6 एलिमेंट है थैलियम 2, रेडोन, ये आते हैं p ऑर्बिटल में। सो यहाँ पे क्या होगा 6p6, 1 to 6, 6p1, 6p2, 6p3, 6p4, 6p5 एंड 6p6। सो जो रेडोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहेगी Xe 54, 6s2, 4f14, 5d10 एंड 6p6। रेडोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, नोबल गैस एलिमेंट है, जिनोन में 54 तक हो गया, 6s। सो इससे पहले जो यहाँ पे एलिमेंट थे वो क्या थे 6s1 2, 6s यहाँ पे भरा, ठीक है। उसके बाद 4f लेंथेनम से लुटियम में कंप्लीट हुआ, 5d हाफनियम से मरकरी तक कंप्लीट हुआ, और 6p थोरियम टू रेडोन तक कंप्लीट हुआ वहाँ पे। बट जब यहाँ पे 6p में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है उसके बाद हमारे पास क्या आता है 7s, और 7s में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं यहाँ पे, इसमें हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट आते हैं। एक सेकंड में इनका नाम देख लेते हैं हम कि 7s में हमारे पास आते हैं यहाँ पे फ्रैंक्सियम एंड रेडोन। फ्रैंक्सियम एंड रेडोन यहाँ पे होता है 7s1 और यहाँ पे होता है 7s2। 7s1 7s2 यहाँ पे 2 एलिमेंट हमारे पास होते हैं 7s1 एंड 7s2, क्योंकि जब 6p की कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है और जो 7s का क्या होता है हमें पता है कि जो s ऑर्बिटल है उसका जो पेंट्रेटिंग इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। जो हमारे पास s ऑर्बिटल होती है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए जो s ऑर्बिटल जो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इसका जो पेंट्रेटिंग। सो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो हमारे पास रेडोन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल हो जाते हैं, बट इसके बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कौन कौन सी तो 7s, 7p एंड 5f, ये 3 ऑर्बिटल अवेलेबल है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा फ्रैंक्सियम एंड रेडोन के लिए। बट s और p ऑर्बिटल का अगर मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है sp-df, ये पेंट्रेशन इफेक्ट का जो ऑर्डर रहता है वो रहता है sp-df। जो ऑर्बिटल का जितना ज़्यादा पेंट्रेटिंग पावर होती है, पेंट्रेटिंग इफेक्ट होता है, वो ऑर्बिटल की जो एनर्जी रहती है वो उतनी कम रहती है। सो यहाँ पे क्या है कि जो 7s और जो 7p जो ऑर्बिटल है हमारे पास उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, लेकिन जो 7s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो ये दोनों जो है एलिमेंट है वो क्या 7s ऑर्बिटल के हैं। सो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 7s में जाएगा। आफ्टर 7s जब 7s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी तब उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास 5f, जब 7s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है तो उसके बाद जो 5f और 6d ऑर्बिटल है उन दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है, वहां पे कम हो जाती है। आफ्टर दैट क्या होगा कि जो हमारे पास 5f और जो 6d ऑर्बिटल है, सब सेल है, वो क्या कर जाती है, पेंट्रेट कर जाएगी 7s ऑर्बिटल को। जब 7s यहाँ पे कंप्लीट फिल्ड हो गया तो जो 5f और जो 6d ऑर्बिटल है वो कर जाती है, पेंट्रेट कर जाती है 7s को, पेनिट्रेट द 7s ऑर्बिटल। वो 7s ऑर्बिटल को पेनिट्रेट कर जाएगी मीन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा पास आ जाएगी, और जो वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा आ जाएगी सो उसके बाद हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी रहती है, इलेक्ट्रॉन या तो 5f में जाएगा या 6d में जाएगा। मीन्स जो मैंने यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होगा या तो वो 5f ऑर्बिटल में होगा या 6d में होगा। मीन्स जो एक्टिनियम टू जो लोअर से मेरे पास एलिमेंट है इसके पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा या 6d में जाएगा। ओके, और इन दोनों की जो एनर्जी रहती है वो ऑलमोस्ट सेम सी रहती है। इन दोनों की जो एनर्जी होती है, जो ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी रहती है वो ऑलमोस्ट सेम सी रहती है। सो हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा
6d में जाएगा। बट जैसे कि एक्टिनोइड एलिमेंट की हम बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, सो जो इलेक्ट्रॉन जाता है जनरली वो 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होगा वो क्या जाएगा, 5f ऑर्बिटल में जाएगा वहां पे। और मैंने पहले भी कहा था कि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप इजीली वहां पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या आप इजीली वहां पे उसको इजीली असाइन नहीं कर सकते। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ दी है एक्टिनोइड एलिमेंट्स के लिए। बट फिर भी अगर मैं बात करूं एक्टिनोइड के केस में हमारे पास जो 6d और 5d सब सेल है उनकी एनर्जी सिमिलर रहती है। एनर्जी सिमिलर रहती है तो जो इलेक्ट्रॉन को जनरली हम ऐड करते हैं 5f सब सेल में हम उसकी, लेकिन जो 5f 6d की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी जो 5f की स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है 6d से। जो 5f की स्टेबिलिटी है वो 6d से ज़्यादा है। और आफ्टर यूरेनियम की अगर मैं बात करूं, जो वहां पे 5f ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। आफ्टर यूरेनियम की अगर मैं बात करता हूं, यूरेनियम के बाद आफ्टर यूरेनियम 5f ऑर्बिटल इज द मोस्ट स्टेबल। जो 5f ऑर्बिटल रहेगी उसके बाद वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगी। और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5f 0 to 14, 6d 0 to 2 और 7s2। ये थे हमारे पास एक्टिनोइड सीरीज की। अगर हम बात करते हैं एक्टिनोइड एलिमेंट्स, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ल्यूटिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही है 4f14 5d1 6s2। ओके, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है वो 5d में हो रहा है। सो मीन्स ल्यूटिडियम के बाद जो हाफनियम टू मरकरी आएगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5d2 to 5d10 तक जाएगा। जब 5d10 कंप्लीटली फिल्ड होगा तब हमारे पास आता है 7p ऑर्बिटल, 6p या 7s। लेकिन जो 6p है उसकी एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 7s। सो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन रहेगा थोरियम टू रेडोन वो रहेगा 6p में। और जो रेडोन की जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, Xc(F14), जिनोन 54 6s2 4f14 5d10 6p6। 6p तक कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाए 7s में जाए या 7p में जाए, 7s में जाए, 7p में जाए या 5f में जाए। बट 7s और 7p की अगर मैं बात करता हूँ, जो इनका पेंटेटिंग पावर है s और p ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू d और f की अगर मैं बात करता हूँ। सो जिस ऑर्बिटल का पेंटेटिंग पावर ज़्यादा होती है, जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज होती है, और ज़्यादा स्टेबलाइज होती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। सो 7s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। सो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा फ्रैंक्सियम और रेडोन के केस में वो 7s ऑर्बिटल में होगा। जब 7s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है तो 5f पर जो 6d ऑर्बिटल है वो ज़्यादा उसका जो साइज क्या ज़्यादा होने की वजह से वो 7s ऑर्बिटल को पेंट्रेट कर जाता है। जब 7s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी तो 5f और 6d ऑर्बिटल 7s को पेंट्रेट कर जाएगी। सो जो आफ्टर रेडोन एक्टिनियम टू लिबर्सियम अगर मैं बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा वो होगा 5f या 6d ऑर्बिटल में। बट 5f और 6d ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है। सो जो एग्जैक्ट कन्फिग्रेशन हम उनकी यहाँ पे इजीली राइट नहीं कर सकते। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वहाँ पे दी गई है। बट फिर भी जो 5f ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी थोड़ी सी डेफिनेटली हम बात कह सकते हैं कि डेफिनेटली जब 5f द एनर्जी ऑफ द 5f ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन 6d ऑर्बिटल। एंड आफ्टर यूरेनियम जो 5f ऑर्बिटल है उसकी स्टेबिलिटी और फर्दर इनहेंस हो जाती है। सो ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करते हैं। फिर भी मैं इसकी एक बार जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो यहाँ पे राइट अप कर देता हूँ। जो आउटर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एक्टिनियम की अगर मैं बात करता हूँ वो क्या 7s को मैं यहाँ पे 5d0 सॉरी 5f0 6d1 7s2 5f0 6d2 7s2 5f2 6d1 7s2। यूरेनियम की क्या है 5f3 6d1 7s2
एंड नेपच्यूनियम 5f5 60 7s2। जो मैंने कहा था कि आफ्टर यूरेनियम द स्टेबिलिटी ऑफ द 5f ऑर्बिटल द 5f ऑर्बिटल या 5f सबसेल इज द मोस्ट स्टेबल। सो यूरेनियम के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा जनरली वो 5f में ही जाएगा, जो उसका एडिशन रहेगा 5f6। हम बात कर रहे हैं प्लूटोनियम 6d0 7s2। अमर्सियन में भी 5f7 6d0 7s2 एंड क्यूरियम में 5f7 6d1 7s2। ब्रिकेलियम 5d9 6d0 7s2। कैलिफोर्नियम 5f10 6d0 7s2। आइंस्टीनियम 5f11 6d0 7s2। 5f12 6d0 7s2। 5f13 6d0 7s2। 5f14 6d1 7s2, सॉरी 6d0 यहाँ पे भी। एंड लास्ट वन इज 5f14 6d1 7s2। सो ये हमारे पास, ये आपको नहीं दिख रही होगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कहीं पे आपको 6d में एलिमेंट मिले, 6d में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कहीं पे आपको 5f में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जो इनकी क्योंकि 5f और जो 6d की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है। सो सिमिलर एनर्जी होने की वजह से इनको हम इजीली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में वहाँ पे फिल होगा। सो ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हमने डिस्कस करना था, और हमने इसी जो लेक्चर था इसमें हमने बेसिक जो हमारे पास एक्टिनोइड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और साथ में हमने उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमें कैसे फिल करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।